गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12 बजे की क्लास में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज हम लोग करेंगे फिजिक्स का जो आपका सेंटअप एग्जाम का ऑब्जेक्टिव होगा उसे डील करेंगे। यहाँ पे 35 प्रश्नों का आपको जवाब देना है, जिसमें 70 प्रश्न पूछे जाएंगे और सिर्फ आपको 35 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो जो भी लोग यहाँ पे लाइव जुड़े हैं फटाफट पहले शेयर कर दें। और आपको बता दें कि क्लास के बाद जो है PDF भी आपको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो भी यहाँ से ले लीजिएगा। लेकिन आंसर नहीं रहेगा टेलीग्राम में, ये ध्यान रखिएगा। आंसर आपको क्लास में अभी नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सभी को लिंक शेयर कर दे। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। 100% एग्जाम में लड़ेगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कुंडली, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पे ले जाया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। ऑप्शन है यहाँ पे वामावर्त, दक्षिणावर्त, कभी वामवर्त कभी दक्षिणावर्त। बताएं सही आंसर क्या होगा। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पे ले जाया जाता है तब उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। बहुत अच्छे आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छे। चलिए राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वामावर्त। बिल्कुल सही जवाब और सटीक आंसर यहाँ पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, या चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। क्या बात है, आंसर आना शुरू हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी। तो 2 का जो सही आंसर है वो है आपका चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जब एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित होता है तो चालक में जो धारा उत्पन्न की जा सकती है, चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो तभी चालक के बीच धारा उत्पन्न होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है। उच्च धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, प्रबल धारा निम्न विद्युत वाहक बल, या निम्न धारा निम्न विद्युत वाहक बल। तो चलिए सही आंसर यहाँ पे बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसकी तरफ से आता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पे सलमान जी भी सही आंसर करते हुए, तो राइट आंसर यहाँ पे आ चुका है। राइट आंसर आ चुका है। जो लोग बी पे क्लिक कर रहे हैं सभी का आंसर यहाँ पे सही है। बी वाले बिल्कुल सही। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नोट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उसका सवाल का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 ITC, नीट, CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 अपना व्हाट्सएप नंबर सेव कीजिए और सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। छड़ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है वो क्या होता है। सही आंसर बताएंगे। छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दिए थे कि ऑप्शन नंबर बी होता है। जिन लोगों का कन्फ्यूजन है एक बार चेक कर लेंगे। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। चलिए सही आंसर है यहाँ पे BLV। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, चौक कुंडली प्रेरकत्व 5H है। इसमें बहती धारा 2 एम्पियर पर सेकेंड है। देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है 2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। टाइपिंग यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। 2 एम्पियर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा गाइस। चलिए बहुत अच्छे आंसर आना शुरू हो गया है। विद्युत वाहक बल का
कुछ लोगों के बीच कन्फ्यूजन है, लेकिन सही आंसर आ रहा है और वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, -10 वोल्ट। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है अन्योन्य प्रेरण जिसे म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई मात्रक क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से एक क्वेश्चन मिस नहीं करना, क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हेनरी, ओम, टेस्ला या इनमें से कोई नहीं। अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हेनरी। हेनरी जिसका भी जवाब आ रहा है सभी का सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। लेंज नियम, फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम, एम्पियर का नियम या इनमें से कोई नहीं। कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं करना, क्योंकि वही क्वेश्चन मिस हो जाएगा जो एग्जाम में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है आपका लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। मैं बोला था कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताएं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। चलिए बहुत अच्छे, कुछ लोग तो एकदम आंसर फटाफट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आ चुका है। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। जो लोग बी पे क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने के किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट लिंक शेयर करते जाएं आप लोग, जो भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। आपको बता दें क्लास की टाइमिंग जो है, एक क्लास अभी चल रही है दोपहर 12 बजे से चल रही है। दूसरी क्लास जो चलेगी वो शाम के 6:50 में चलेगी। ठीक है, तो वो क्लास से मिस नहीं करना। शाम के 6:50 में आज क्लास होगी। ठीक है, और उसके बाद कल से जो है 3 क्लास चलेगी, 12 बजे से, 6:50 से और रात्रि 8:50 से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर यहाँ पे आना शुरू हो गया है। राइट आंसर है वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कार्य पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से टोटल क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 से ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है भाई। चलिए बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं सर, केबल डीसी, कुछ लोग केबल एसी कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे, आंसर आना शुरू हो गया है। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एलसीआर परिपथ में अनुदान, ठीक है, अनुनाद प्रस्तुत होता है जब व्यंजकों के जंकों का अर्थ सामान्य है। एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब व्यंजकों के जंकों का अर्थ सामान्य है। क्या होगा, ए, बी, सी या डी। बहुत अच्छे आंसर आने शुरू हो गए हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी ऑप्शन ए पे क्लिक कर रहे हैं उन सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सभी का यहाँ पे सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा, ध्यान से देखेंगे, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर जो है वो थीटा है, तब शक्ति गुण क्या होगा। शक्ति गुणांक बताएं क्या होगा। जी हाँ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार, और सबसे ज़्यादा VVI क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और एग्जाम में लड़ने वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छे, 12 का जो भी राइट आंसर कर रहे हैं, साइन थीटा नहीं है गाइस, साइन थीटा नहीं है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉस थीटा। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए जो भी दे रहे हैं सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। आपको बता दें कि PDF लेना मत भूलना, PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन PDF में आंसर नहीं होगा, आंसर आपको क्लास में ही मिलेगा, लेकिन PDF में क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, स्वप्रेरण। जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं फटाफट लाइक जरूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है। क्वेश्चन को पहले टाइप करते हैं फिर आपके पास लाते हैं, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर कमी ना करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एक ऊंचाई परिमापी कुंडलों में फेरों की संख्या में प्राथमांक N1 तथा द्वितीयक में N2 तक क्या होगा? N1 इक्वल टू N2 होगा, N1 लेसर टू N2 होगा, या N1 ग्रेटर टू N2 होगा? क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छे, जो भी यहाँ पे बी पे क्लिक कर रहे हैं ना, उनको बता दें कि बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी ऊंचाई परिमत में कुंडलियों की फेरों की संख्या N1 और N2 होगी, तो N1 अगर पहला है और N2 दूसरा है, तो N1 हमेशा छोटा होगा N2 से। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है AC का, ठीक है, समीकरण यहाँ पे दिया गया है। तो धारा की आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का SI मात्रक होता है आपका हर्ट्ज। ठीक है, तो हर्ट्ज में आंसर करना है। आवृत्ति क्या होगी? बहुत अच्छी, देखिए कितना फटाफट आंसर आ रहा है। इसको एकदम एग्जाम में ध्यान में बैठा लेना है। 50 साइन है, ठीक है, और 100 टी है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका। सही नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। जो लोग भी बी पे क्लिक किए हैं सभी का आंसर यहाँ पे सही होता हुआ। तो एक बार वीडियो को शेयर कीजिए और थम्स अप करके बताएंगे कि आपके सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान देंगे कि क्लास के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हुए। सभी लोग कमेंट करेंगे, क्लास के बाद कमेंट करेंगे नीचे जाके, ठीक है। लाइव चैट में कमेंट नहीं करना है, कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में करना है आप लोग। और आंसर सिर्फ लाइव में ना करें, आंसर कमेंट में भी करें, ताकि जो है अच्छे से आपका दिख सके। लाइव में क्या होता है, ऊपर चला जाता है और आपका दिख नहीं पाता है। तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करें आप लोग, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करें, ताकि आपका आंसर यहाँ पे अच्छे से शो होता रहे, ठीक है। लाइव चैट में ऊपर नीचे हो जाता है जिससे आपका दिख नहीं पाता है। तो कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आना चाहिए। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करना शुरू करें ताकि सभी का आंसर दिख सके। यहाँ पे सभी लोग आंसर कमेंट में करना शुरू करें। चलिए बहुत अच्छे आंसर आ चुका है। प्रतिरोध, अपचाई ट्रांसफार्मर या ऊंचाई ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर? क्या बात है, क्या बात है, सही आंसर फिर से आ चुका है। राइट आंसर है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है? ये आप 10th से ही पढ़ते आ रहे होंगे। किसके लिए तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है वो हाईएस्ट होता है? रेडियो तरंग, एक्स किरणें, पराबैंगनी या अवरक्त किरणें? जी हाँ, बोल रहे हैं कि सर हाँ 10th में मैंने पढ़ा था। जी हाँ, बिल्कुल पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़ना था कि तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम किस में होता है। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर यहाँ पे रेडियो तरंग है। जो भी रेडियो तरंग क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। देखोगे रेडियो सिग्नल ही होता है जिससे आपका टॉकी बॉकी, ठीक है, इस तरह का जो काम होता है वो होता है, क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बहुत हाईएस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य जो है वो न्यूनतम है? किसका तरंगदैर्घ्य जो है यहाँ पे न्यूनतम है, यह आपको बताना है। एक्स किरण, वाई किरण, माइक्रो तरंग या रेडियो तरंग? किसका तरंगदैर्घ्य जो है वो न्यूनतम है गाइस? कम किसका होता है? बहुत अच्छे, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, अल्फा गामा माइक्रो तरंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, माइक्रो तरंग की आवृत्ति प्रास क्या होगी? माइक्रो तरंग की आवृत्ति प्रास क्या होगी, यह आपको बताना है। 3 × 10, देखो 108 नहीं है, 3 × 10⁸ से 4 × 10⁴ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। पावर को यहाँ पे समझिए, यहाँ पे भी आपका 10⁴ है, ये 10⁻11 है, 10⁻21 है, 10⁻18 है, 10 का पावर 11 है और 10 का पावर 18 है, ठीक है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? चलिए बहुत सही आंसर है 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻18, बहुत सही आंसर है यहाँ पे आपका
चलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो भी यहाँ पे क्लिक किए थे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है लाल तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है, और ये आप मैट्रिक से ही पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सही आंसर बताइए क्या होगा। 6 × 10⁻⁻7 से 7.5 × 10⁻⁻7 या 5.9 × 10⁻⁻7 से 6.2 × 10⁻⁻7। सी ऑप्शन है 4 × 10⁻⁻7 से 4 × 5 10⁻⁻7 या 5 × 10⁻⁻7 से 5 × 7 10⁻⁻7। बताएं सही आंसर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बिल्कुल सही आंसर आ गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश क्या होता है। अब हरा तरंग का पूछा जा रहा है, लाल का यहाँ पे बता दिए, अब हरा का पूछा जा रहा है। एग्जाम में कभी ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रेड सिग्नल लगाया जाता है। हरा तरंग का प्रकाश बताएं क्या होता है, प्रकाश कितना होता है, रेंज क्या होता है, प्रकाश का मतलब क्या होता है, रेंज। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी। 5 × 10⁻⁻7 से 5 × 10⁻⁻7 तक। चलिए नेक्स्ट है विद्युत चुंबकत्व के नियमानुसार प्रकाश की आवृत्ति निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देशित तंत्रों में होगी, क्या होगी। ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विद्युत चुंबक के नियमानुसार प्रकाश की निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में क्या होगा, समान होगा, अलग अलग होगा, अनिश्चित होगा या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 22। तो 22 का सही आंसर बताएं क्या होगा। बहुत अच्छे, 22 का भी सही आंसर यहाँ पे आना शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत लोग अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग नहीं होगा, बी सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है, इनमें से मैक्सवेल एम्पियर नियम क्या कहता है या क्या है। ठीक है, किससे संबंधित है बताएं। ऑप्शन ए है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर की कुल विस्थापन धारा से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर की धारा से या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए बहुत सही आंसर यहाँ पे आ चुका है। राइट आंसर है आपका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से। ऑप्शन नंबर ए जो भी क्लिक कर रहे हैं उन सभी का आंसर यहाँ पे सही है। चलिए तो फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग और लाइक करते जाएं और कमेंट में आंसर करें। बार बार बोला जा रहा है आंसर कमेंट में करें ताकि आपका आंसर यहाँ पे दिख सके कि कौन कितना सही आंसर करते हैं और उसे काउंट किया जा सके बाद में। ठीक है, वो आपके लिए ही फायदेमंद होगा क्योंकि बहुत जल्द उस पर प्राइज ही मिलने के लिए यहाँ पे नोटिस जारी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 विस्थापन का धारा का मतलब बताएं, ए बी सी या डी। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 24 का भी आंसर आना शुरू हो गया है और 24 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए जो भी क्लिक कर रहे हैं बहुत सही आंसर आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में बैक्टीरिया को मुक्त कराने में उपयोग की जाती है। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 6 से सारा क्वेश्चन जो है वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 6 से टोटल क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे सेशन खत्म होने के बाद फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर छूट गया तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रयोगशाला में बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है अल्ट्रावायलेट किरणें, अवरक्त किरणें और दृश्य प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो लोग मेरे क्लास में आ रहे हैं एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम में बिल्कुल जोश के साथ, इसी जोश के साथ आंसर करना है। और क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा अल्ट्रावायलेट किरणें। बहुत अच्छे, अल्ट्रावायलेट किरणें जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इसी जोश को बनाए रखना है और कंटिन्यूटी क्लास में ऐसी ही होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, 100 लोग लाइव होने चाहिए। अभी तक जो है पढ़ने वाले की संख्या अभी भी कम है। ठीक है, देखा जाए तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग पढ़ने वाली वीडियो में व्यूज़ कम आते हैं क्योंकि लोगों को न्यूज़ में इंटरेस्ट है भाई, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा देखने को मिल रहा है। एग्जाम में शायद वो न्यूज़ ही लिखेंगे जाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26
विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है? बताइए। देखिए, कोई भी न्यूज आता है तो आपको तो इस चैनल पे अपडेट मिल ही जाती है, ठीक है, और आपको बहुत सारे वेबसाइट है वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो न्यूज पे थोड़ा कम फोकस करें और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एग्जाम में न्यूज नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में उतारिए, और कोई भी न्यूज़ आता है तो आपसे मिस नहीं होगा। आज का डिजिटल ज़माना है, कहीं ना कहीं से आपको न्यूज़ पता चल ही जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है तो इस पर वीडियो आपको दे दी जाती है, तो ये कन्फ्यूज ना हो आपको। बहुत लोग डमी एडमिट कार्ड पे वीडियो पे दनादन वीडियो दे रहे हैं। भाई, डमी एडमिट कार्ड सभी कॉलेज का ऑनलाइन यहाँ पे जारी नहीं हुआ है। कुछ ऐसे कॉलेज है जिनका ऑनलाइन जारी नहीं करता है, तो आपको स्कूल से जाकर लेना है, कॉलेज से जाकर लेना है, ना कि आपको डाउनलोड करना है। तो ये कन्फ्यूजन दूर कीजिए, और वैसे वीडियो में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि क्लास कीजिए, चाहे इस चैनल पे हो रहा है या कहीं और चैनल पे हो रहा है, वहाँ जाके टाइम इन्वेस्ट कीजिए, टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए। अभी एग्जाम का टाइम है आपका। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पे आधारित है? जैसे कि सुबह मैंने वीडियो दिया था कि डेट जो है चेंज हुआ है, तो वो वीडियो देख लीजिए जाकर कि सेंटर एग्जाम का डेट चेंज हुआ है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वीडियो है। नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए क्लास के बाद कि सेंटर एग्जाम का डेट चेंज हुआ है यहाँ पर। संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, अपवर्तन। तो इस चैनल पे आपका पढ़ाई भी दिया जा रहा है और न्यूज भी दिया जा रहा है, तो बस इस चैनल पे आप बने हुए हैं तो कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। तो 27 का राइट आंसर बहुत अच्छे सही आंसर आ चुका है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पहले ही। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को किस कोण पे झुका होना चाहिए? देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वस्तु को 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितना डिग्री कोण पे झुका कर रखना चाहिए? चलिए, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताएं। 60 पे, 90 पे, 120 पे, या 30 डिग्री पे? सही आंसर बताएं, क्या होगा? सही आंसर बताएं। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो लोग भी 90 डिग्री क्लिक किए हैं उनका सभी का आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है? किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई देता है? बताएं। समतल में, उत्तल में, अवतल में, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। कुछ लोग समतल बोल रहे, समतल नहीं होगा गाइज, अवतल भी नहीं होगा। सही आंसर है आपका उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई देता है। याद रखिएगा, हमेशा छोटा और आभासी होता है उत्तल में, उत्तल में हमेशा उल्टा, हमेशा छोटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ग्लास अपवर्तनांक, ठीक है, इसकी मोटाई बराबर है, क्या होगा सही आंसर? ए, बी, सी या डी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताएं, क्या होगा गाइज? चलिए, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी सही आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सभी का सही आंसर है। नेक्स्ट है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा? ठीक है, एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आपका लेवल यहाँ से पता चल रहा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 100% क्वेश्चन लड़ेगा, इसकी गारंटी दी जा रही है इस चैनल पर। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है भाई? घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होता है? तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, घटेगा, या सेम रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घट जाएगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। उल्टा होता है, याद रखिएगा। तरंगदैर्घ्य का, ठीक है, तरंगदैर्घ्य जो है अपवर्तनांक का उल्टा होता है और अपवर्तनांक जो है तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे n = 1/λ। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होता है? किस जोड़ों के लिए क्रांति कोण जो है वो न्यूनतम होता है? क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, ऑप्शन यहाँ पे है पानी हवा, कांच पानी, कांच हवा और कांच कांच। किसमें क्रांति कोण जो है वो न्यूनतम होता है, ये आपको बताना है।
तो क्रांतिक कोण जो न्यूनतम होता है पानी, हवा या कांच पानी में नहीं होता है, कांच हवा में जो है क्रांतिक कोण सबसे कम होता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य घटेगा या बढ़ेगा या नहीं बदलेगा। जब प्रकाश जो है हवा से कांच में जाएगी तो उसके तरंगदैर्घ्य पे क्या असर पड़ेगा? आंसर बताइए। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य पे क्या असर पड़ता है उसका। क्वेश्चन नंबर 33, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, तरंगदैर्घ्य जो है वो घट जाता है, बढ़ता नहीं है गाइस। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य उसका क्या है, घट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी या अचल रहेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा कि अचल रहेगी। गोलीय दर्पण को जब पानी में डुबा दिया जाएगा तो फोकस दूरी जो है वो यहाँ पे अचल रहेगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है किसके द्वारा? लेंस के द्वारा, दर्पण के द्वारा, पोलराइड के द्वारा या प्रिज्म के द्वारा? विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर बताएं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है पोलराइड के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी पे क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग के द्युत छिद्र में प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले दो तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होगा। पथांतर का मान नहीं होता है, ये बताना है। नहीं होता है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या नहीं होता है भाई? ठीक है, ये बताना है क्या नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी होता है, ये नहीं होता है। प्रकाश के किरणों को तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण या ध्रुवन? प्रकाश की किरणों को तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो सही आंसर है, प्रकाश के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और एग्जाम में बार बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। कभी कभी शॉर्ट आंसर में भी पूछ देता है ये, तो याद रखिए, प्रकाश के तीखे कोण पर जो मुड़ने की घटना होती है उसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश पड़ा और तीखे कोण पर पड़ा तो वो क्या होता है, झटक से अपना रास्ता चेंज कर देता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश का तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या प्रकाश विद्युत प्रभाव? किस प्रकाश के तरंग से समझा नहीं जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 38। चलिए 38 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रकाश तरंग के सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक ऐसी परिघटना जो यह दर्शाती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है। जो अनुप्रस्थ है वो क्या है? परिकर्णन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है या ध्रुवीकरण है? एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है, वह क्या होगी? सही आंसर बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मैं पहले ही बताया। क्वेश्चन नंबर 6 से लगातार क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन आज का क्लास का मिस नहीं होना चाहिए। नहीं भी आता है तो क्लास के बाद वीडियो फिर से देखिए, 2 बार वीडियो देखिए गाइस, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 बार वीडियो रिपीट मोड में डालिए, थोड़ा सा स्पीड करके देखिए, लेकिन 2 बार देखिए और सही आंसर याद कीजिए। नेक्स्ट है, माध्यम का अपवर्तनांक आपका दिया गया है तो म्यू है और तरंगदैर्घ्य आपका लैम्डा है, तो इससे सही आंसर क्या होगा? बताइए, संबंध बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, ये दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? बहुत बार पूछा गया है कि इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, परावर्तन का या सी या डी? बहुत बार पूछा गया है इंद्रधनुष किसका एग्जाम्पल है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन मैं वही करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे चैनल क्लास करा रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में ना तो पूछा गया है ना ही पूछा जाएगा, लेकिन टाइटल क्या डाल रहे हैं कि 100% यही आएगा। तो आप लोग वैसे चैनल से बचें। आपको बता दें कि जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है वही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देख के भी लग रहा होगा कि हाँ मैंने ये कहीं पढ़ा था और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन बैंक में भी देखेंगे ये क्वेश्चन आ चुका है ये। तो इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन, परावर्तन, वन विक्षेपण का। कभी कभी आप लोग को वन विक्षेपण सिर्फ ऑप्शन में रहेगा तो फटाक से वन विक्षेपण में क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है किसके द्वारा, अभी बताए थे, लेंस, दर्पण, पोलराइड या प्रिज्म के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 अभी जस्ट बताए हैं, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पोलराइड के द्वारा है ध्रुवण किया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ध्रुवण का मतलब पोलराइड, ध्रुवण का मतलब पोलराइड। विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण पोलराइड द्वारा किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण पोलराइड द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में जाती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है, आंकड़े पूर्ण नहीं है। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई का टी का समतुल्य निर्वात में पथ की लंबाई क्या होगी। तो सही आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर, बहुत लोग बी पे क्लिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है बी, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, मेघ मरीचिका का कारण क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45 नंबर। ठीक है, पीडीएफ जो है लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ मिस कीजिएगा तो एग्जाम में आपके 10 नंबर कम जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर बताइए, अपवर्तनांक या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो मेघ मरीचिका का जो कारण है वो है आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मेघ जो है मरीचिका होता है। इंद्रधनुष का मैंने पहले बता दिया, अपवर्तन, परावर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वो होता है इंद्रधनुष, लेकिन मेघ मरीचिका होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान का नीला रंग दिखाई करने का कारण क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% पूछा जाता है। प्रकीर्णन का कारण है व्यतिकरण या ध्रुवण। आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सही आंसर याद रखना है प्रकीर्णन। फिर से रिपीट कर देता हूँ, आकाश का नीला रंग का कारण है प्रकीर्णन, इंद्रधनुष का कारण है अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपन। मेघ मरीचिका का जो कारण है वो अभी मैं बताया कि अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मेघ मरीचिका का कारण है। ठीक है, आसमान का नीला रंग दिखाई देना ये किसका कारण है, तो प्रकीर्णन का कारण है। कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर इस बार छोड़ के आओगे, मैंने करा दिया है, तो भाई बहुत डांट खाओगे। सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है। सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रॉनहोफर रेखाएं, टेल्यूरिक रेखाएं, दोनों या डी। सौर प्रकाश में जो काली रेखाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है भाई। बहुत अच्छे, फ्रॉनहोफर रेखाएं। फ्रॉनहोफर रेखाएं जो है सही आंसर है फ्रॉनहोफर रेखाएं। जो काला रंग का रेखा होता है सौर प्रकाश में उसे फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है सूक्ष्मदर्शी से, स्फेरोमीटर से, स्पेक्ट्रोमीटर से या प्रिज्म से। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है भाई। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, स्पेक्ट्रोमीटर से आपका शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग जो है लाल रंग की ओर क्या होता है। विचलन घटता है, अपवर्तनांक घटता है, विचलन घटता है, अपवर्तनांक बढ़ता है, विचलन घटता है, अपवर्तनांक बढ़ता है, या विचलन बढ़ता है, अपवर्तनांक कम होता है। बहुत कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिए कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घटेगा और अपवर्तनांक बढ़ेगा। देखिए बैगनी से लाल पूछा जा रहा है, कभी कभी लाल से बैगनी पूछा जाता है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, लाल से बैगनी पूछेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा और विचलन भी बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। तो बैगनी से लाल पूछा जा रहा है तो दोनों का दोनों क्या होगा, घटेगा। क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने के लिए न्यूनतम विचलन क्या होगा। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म में प्राप्त करेंगे तो न्यूनतम विचलन क्या होगा, पीला का होगा, लाल का होगा, नीले का होगा या बैगनी के प्रकाश का होगा। बहुत अच्छे भाई, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम जब प्रिज्म से प्राप्त करेंगे तो न्यूनतम विचलन जो होगा वो लाल का होगा। लाल विचलित नहीं होता है, इसलिए लाल जो है रेड सिग्नल में यूज किया जाता है, क्योंकि ये विचलन बहुत कम करता है, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होते हैं। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विचलन क्या होगा, कम होगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका विचलन क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो विचलन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता तो होता है बैगनी रंग। अगर यहाँ पे बोलता है कि अधिकतम तो हम डी पे जाते हैं, लेकिन न्यूनतम बोला है इसीलिए हम बी पे जाएंगे। न्यूनतम विचलन होगा तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, अधिकतम विचलन होगा तो तरंगदैर्घ्य कम होगा। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को।
यानी ये टोटल आपके 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। पीडीएफ क्लास के थोड़ी देर बाद आपको जो है टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा, ठीक है। बस 10 मिनट के अंदर में टेलीग्राम में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। और साथ ही साथ वीडियो को 2 बार रिपीट करके ज़रूर देखें। सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, एक वीडियो को 2 बार सभी को देखना है, 2 टाइम्स, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जो कि शाम के 6:50 में शेड्यूल है और शाम के 6:50 में ही होगी, ठीक है। तो बने रहें चैनल पे, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी न्यूज़ के साथ साथ पढ़ाई भी, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक ट्यूटोरियल पर। वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइज आपसे अगले वीडियो में, अगली क्लास में शाम के 6:50 में। टाइमिंग याद रखिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। लव यू ऑल।